बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है रूरल सोशियोलॉजी का, कौन सा पेपर होगा? रूरल सोशियोलॉजी का जो आपके सामने पेपर होने वाला है, ग्रामीण समाज शास्त्र से संबंधित, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट क्लास लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, बस विस्तार से इस वीडियो को देखना है। कंप्लीट वन शॉट रिवीजन होगा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का। बस आप क्लास को पूरा का पूरा आपको देखना है। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपन ज्यादा नहीं, 25,000 सब्सक्राइबर पूरा करने का टारगेट ले रखा अपन ने। मात्र 400 सब्सक्राइबर कम है। कितने? मात्र 400 सब्सक्राइबर और हो जाएंगे, तब अपना आपके सामने ये टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो बस आप 400 सब्सक्राइबर और करवा दो अपने भाई। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने डाउनलोड, कोई फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीद लो। और कोने में डिस्क्रिप्शन में जो व्यू प्रोडक्ट वाला लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके आप ये पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में आ जाओ। कौन से सेक्शन में? फाइल वाले सेक्शन में आ जाना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, कोने की तरफ जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना और सर्च करना आपको माइनर। जैसे सर्च करोगे, यहाँ पर माइनर बीए फिफ्थ सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। आपके इसके पेज नंबर 1 पर आ जाना और फिर अच्छे से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण समाज शास्त्र का परिचय क्या होता है? ग्रामीण समाज शास्त्र की प्रकृति और महत्व के बारे में बताइए। क्या होता है ग्रामीण समाज शास्त्र? पहला प्रश्न है। सारे यूनिट का रिवीजन इसी क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ग्रामीण समाज शास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें जो ग्रामीण पर्यावरण में मानवीय संबंधों और सामाजिक जीवन का अध्ययन करती है। मतलब आपके सामने ग्रामीण समाज शास्त्र क्या करती है? पहली बात तो समाज शास्त्र का आपके सामने ये सब्जेक्ट है, समाज शास्त्र का ही एक शाखा है जो क्या करते हैं, ग्रामीण जीवन के बारे में समझता है। सबसे पहले अगर अपन समाज शास्त्र की बात करें, तो समाज शास्त्र, अगर आप में से काफी विद्यार्थी जिनको जो अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं, उनको बता देता हूं, समाज शास्त्र आर्ट्स सामाजिक विज्ञान की वो शाखा होती है जिसपे किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? समाज के बारे में। जैसे लोगों के बारे में, ग्रामीण परिवेश के बारे में, शहरी परिवेश के बारे में, अलग अलग परिवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो समाज शास्त्र की ही एक शाखा होती है जिसमें ग्रामीण जीवन पे जो अध्ययन किया जाता है और लोगों के बीच में किस प्रकार का लोग वहां पर जीवन जीते हैं, कैसा वहां आपके सामने लोगों के आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसका पूरा का पूरा वैज्ञानिक ढंग से सामाजिक जीवन का, ग्रामीण प्रदेश के सामाजिक जीवन का जब वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसको ग्रामीण समाज शास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रकृति की बात करें, ग्रामीण समाज शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। कैसी प्रकृति है भाई? वैज्ञानिक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? वैज्ञानिक प्रकृति है। मतलब आप चीजों को वैज्ञानिक ढंग से समझने का काम करते हो। यह केवल कल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन के तथ्यों का अवलोकन, वर्गीकरण व विश्लेषण करता है। मतलब ग्रामीण समाज शास्त्र क्या कहता है भाई? यहाँ पर हर चीज को पूरे के पूरे वैज्ञानिक ढंग से समझा जाता है, जिसमें क्या है, आप कल्पनाओं के आधार पर नहीं, सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर चीजों को नहीं समझते हो, बल्कि ग्रामीण जीवन, जब भाई देखो, अगर शहर के कोई आदमी को अगर आप कहोगे ग्रामीण जीवन कैसा है, तो वो सोचेगा खेत होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, इस प्रकार की चीज सोचेगा। लेकिन आप सिर्फ कल्पनाओं में नहीं, जब आप वास्तविकता में धरातल पे उतरकर चीजों को समझते हो वैज्ञानिक ढंग से, जैसे कि अवलोकन करते हो वहां पर जाकर कि वहां के लोगों का जीवन कैसे है, अलग अलग भागों में वर्गीकरण करते हो और उनका फिर विश्लेषण करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? ग्रामीण समाज शास्त्र के नाम से जाना जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, ग्रामीण जीवन को समझो, वहां पर जाकर वहां का जीवन जियो, वहां की समस्याओं के बारे में समझो, वहां का जीवन कैसा उसके बारे में समझो। यह क्या है का अध्ययन करता है, क्या नहीं होना चाहिए इसका भी अध्ययन करता है। मतलब इस चीज का अध्ययन करता है कि जीवन क्या है, मतलब वहां के आपके सामने घटनाएं हो रही हैं तो किस प्रकार की घटनाएं हो रही है और क्या होना चाहिए, इस चीज के बारे में बात नहीं करता है। महत्व की बात करें, ग्रामीण समस्याओं का समाधान करना। ग्रामीण जीवन में जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को समझने में सहायक होता है। क्या करता है भाई? आपके सामने जो ग्रामीण जीवन होता है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं देखने को मिलते हैं, जैसे
वहां का जीवन होता है, जो ग्रामीण जीवन होता है, वहां पर आपके सामने गरीबी हो गई, जो लोगों के ऋण से कर्जे से आपके सामने लोग पीड़ित रहते हैं, और बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं यहाँ पर व्यापक रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को हमें क्या करता है, समझने में मदद करता है। विकास योजना का अधिकार, सरकार को योजनाएं जैसे मनरेगा बनाने का सटीक डेटा प्रदान करता है। क्या करता है, अलग अलग प्रकार की जो सरकारी योजनाएं होती हैं, उन सभी सरकारी योजनाओं को आपके सामने क्या करता है, उन सभी सरकारी योजनाओं को बनाने पर मदद करता है। क्यों, भारत का 60% से ज्यादा जनसंख्या आज भी कहां पर रहती है, आपके सामने ग्रामीण जीवन जीती है। और वहां के लोगों के बारे में अगर आपके पास डाटा नहीं होगा, तो वही लोगों के पास आपके सामने उनके लिए नीतियां कैसे बना पाओगे, सरकारी योजनाओं कैसे बना पाओगे। समझ में आ गया। तो ग्रामीण लोगों के जीवन की समस्याएं और उनसे संबंधित डाटा भी प्रदान करने का काम करता है। सामाजिक सुधार, जातिवाद और रूढ़िवादिता को दूर करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है। और क्या करता है, जो ग्रामीण जीवन होता है उसमें अलग अनेकों प्रकार की कमियां भी देखने को मिलती हैं, जैसे जातिवाद की समस्या और रूढ़िवाद की समस्या, कि लोग वही प्राचीन जो परंपराएं हैं, सामाजिकता उससे पीड़ित है। इस प्रकार की समस्याओं को भी समझने पर अपने को मदद मिलती है। अगला वाला प्रश्न है, भारत के लिए विशेष महत्व। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। यहाँ का विकास ग्रामीण समाजशास्त्र के बिना अधूरा है। मतलब भारत कैसा देश है, भारत एक प्रकार का कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है आपके सामने। यहाँ लोगों का जीवन मुख्यतः कृषि पर निर्भर करता है। किस चीज पर निर्भर करता है, मुख्यतः कृषि पर निर्भर करता है। हमारा आपके सामने जो लगभग जीवन अपन कृषि पर निर्भर करते हैं, इसीलिए यहाँ का विकास ग्रामीण समाजशास्त्र के बिना अधूरा है। अगर भारत के लोगों को कृषि के बारे में नहीं समझोगे, ग्रामीण जीवन के बारे में नहीं समझोगे, तो ग्रामीण समाजशास्त्र को आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो कृषि को भी समझना जरूरी है। और भारत जैसे देशों की लगभग जनसंख्या रहती भी गांव में है, तो अगर गांव के बारे में आपके पास डाटा नहीं है, तो आप एक बहुत बड़े तबके को वंचित रख रहे हो। अगले वाले प्रश्न की बात करें, ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच में प्रमुख अंतर क्या होता है। पहला होता है, ग्रामीण व नगरीय समाज के बीच में मुख्य अंतर ग्रामीण नगरीय सात्यता, रूरल अर्बन कंटिन्यूअसली माध्यम से समझाया जाता है। क्या किया जाता है आपके सामने, जो ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर यही होता है कि आप ग्रामीण और जो नगर समाज होता है उसके बीच में आप चीजों को समझाते हो। क्या करते हो, मतलब ग्रामीण समाज की चीजों को समझते हो, और नगर शहरीकरण के लोगों के बीच के, जो शहरीकरण में जो लोग कैसा जीवन जीते हैं उसके बीच में आप चीजों को समझाते हो। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन। गांव में लोग क्या करते हैं, आपके सामने कृषि पालन करते हैं। भाई आप भी गांव में रहने वाले बच्चे होंगे, आप में से अधिकतर आपके माता पिता क्या करते हैं, भाई कृषि करते हैं, और साथ के साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो यही है, कृषि और पशुपालन देखने को मिलता है ग्रामीण समाज के अंदर। क्या देखने को मिलता है आपके सामने, कृषि और पशुपालन देखने को मिलता है। नगरीय समाज की बात करें, शहरी जीवन में, कहां पर, शहरी जीवन में लोगों का जीवन कैसा होता है, जहां पे लोग आपके सामने व्यापार करते हैं, उद्योग धंधा और सेवा का क्षेत्र देखने को मिलता है। क्या करते हैं, लोग व्यापार से जुड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधे और जो सेवा का क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होता है। जैसे कोई डॉक्टर होगा, कोई आपके सामने स्कूल में पढ़ाता होगा, कोई आपके सामने कोई कंटेंट क्रिएटर होगा। तो इस प्रकार के क्षेत्र में लोग ज्यादातर जुड़े रहते हैं, और गांव में कृषि और पशुपालन से लोग ज्यादातर जुड़ाव रहता है। जनसंख्या कहते हैं, गांव की जनसंख्या कम होती है। भाई दूर दूर घर होते हैं आपके सामने, पास पास घर नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत दूर दूर घर देखने को मिलते हैं। और शहरों में बहुत छोटी जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिशन में काफी बार पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। कुल जनसंख्या 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कुल जनसंख्या अपॉन में 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आपके सामने कुल जनसंख्या जितनी देखने को मिलती है उसको जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग, 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कितने जनसंख्या में लोग रहते हैं, उसी को अपन किसके नाम से जाना जाता है, जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। सामाजिक संबंध, लोग किस प्रकार से रहते हैं, घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलते हैं। लोग आपके सामने क्या है, एक दूसरे से घनिष्ठता का जीवन जीते हैं। कैसे रहते हैं भाई, लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने एक दूसरे से जुड़ाव रहता है। अगले वाला क्या, औपचारिक और दिखावे का संबंध। भाई गांव में किसी के इंसान की अगर घर पे मृत्यु हो गई तो लोग उनके दुख में जाते हैं, शादी फंक्शन होता है तो भी लोग जाते हैं,
समझ में आ गया। अगर घर में कोई समस्या हो गई है ना, तो भी सहयोग करते हैं एक दूसरे का। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है, लोग सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखते हैं। औपचारिक और दिखावे मात्र का मतलब रहता है। फ्रेंडशिप बिजनेस टाइप की फ्रेंडशिप होगी, पैसे से मतलब रहेगा, धंधे से व्यापार से मतलब रहता है, बाकी कोई घनिष्ठ आपके सामने नहीं महत्व रहता। प्रकृति से संबंध, प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। गांव में लोगों का भाई काम चलता है प्रकृति से, समझ में आ गया। अधिकतर लोग जंगलों से जुड़े रहते हैं, या फिर भी कहीं ना कहीं गांव की आपके सामने शुद्ध हवा पानी, इसी के लिए आपके सामने लोग हैं वो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। शहर में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो प्रकृति का आपके सामने जो वास्तविक स्वरूप नहीं देखने को मिलता है। लोग प्रकृति से दूर रहते हैं, क्या रहते हैं लोग प्रकृति से दूर रहते हैं और कृत्रिम वातावरण देखने को मिलता है। कैसा वातावरण होता है? कृत्रिम वातावरण देखने को मिलता है। कैसा वातावरण? कृत्रिम वातावरण लोगों को रहने के लिए मिलता है। गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता कम होती है। क्या होता है? लोग सामाजिक रूप से आपके सामने कम एक्टिव रहते हैं। क्या रहते हैं? लोग कम आपके सामने एक्टिव रहेंगे, गतिशीलता कम रहती है। और यहाँ पर आपके सामने क्यों? क्योंकि भाई भागदौड़ भरी लोगों की जिंदगी नहीं रहती है। गांव की जिंदगी भागदौड़ भरी नहीं रहती है। आपके सामने भाई लोगों के पास जितना काम रहता है सुबह से शाम तक निपटा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गतिशील जीवन रहता है। क्यों? एक दूसरे से आगे निकलने की हर समय होड़ रहती है, चाहे व्यापार हो चाहे और कोई चीज हो। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। किसके बारे में? यूनिट नंबर सेकंड के बारे में ग्रामीण सामाजिक संरचना और संस्थानों के बारे में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण भारत में जाति और वर्ग की बदलती भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतलब ग्रामीण भारत में कैसे जातियों और जो अलग अलग वर्गों का क्या महत्व है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इन प्रश्नों को करके चले जाना। ग्रामीण भारतीय संरचना में जाति और वर्ग के दो प्रमुख स्तंभ है। क्या है? ग्रामीण भारत के अंदर जाति और क्लास अलग अलग चीजें। जाति एक अलग चीज होती है, वर्ग आपके सामने एक अलग चीज होती है। दोनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। क्या होता है? जातियां परंपरागत रूप से जाति भारतीय ग्रामीण जीवन का आधार है। भाई अपन सब आपके सामने ग्रामीण परिवेश से लगभग लोग आते हैं, अपने को पता है कि भारत में जातियों का कितना महत्व है। वैवाहिक जीवन भी जातियों के आधार पर बनते हैं भाई भारत में, है ना। चाहे राजनीति भी जातियों पर टिकी रहती है कहीं ना कहीं आपके सामने। सामाजिक लोगों के रहने सहने का, खान पान, हर चीज आपके सामने क्या जातियों पर आधारित रहता है। जाति आपके सामने वंशानुगत होती है। आप जहां पर जन्म लेते हो उसी के आधार पे आपको क्या होता है, आपकी जातियां वो निर्धारित हो जाती है। इसके पीछे ना कोई टेक्निकल कोई चीज होती है, ना आपकी कोई योग्यता होती है। बस आपने जहां पर जन्म ले लिया जिस जाति में, आप उसी के होकर रह जाते हो। इसमें उच्च व नीची जाति से तय किया जाता है। क्या होता है? जातियों को मुख्यतः चार भागों में बांटा जाता है। ब्राह्मण, सबसे उच्च कुल, जितने जो ब्राह्मण होते हैं, जो पढ़े लिखे समाज का सबसे ऊंचा कुल, पहले के समय के आधार पर उनको ब्राह्मण बोला जाता था। क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा करने का काम करते हैं, जिनके अंदर आपके सामने अनेकों अनेक जातियां आती हैं। वैसे व्यापारी वर्ग को वैश्य के अंदर जोड़ा गया और जो सबसे नीची जातियों का क्रम होता है उनको शूद्रों से जोड़ा गया। तो ये आपके सामने जातियां ऊंची, और जिसमें कुछ ऊंची जातियां होती हैं, कुछ नीची जातियां होती हैं। हालांकि आधुनिक समय संस्कृतिकरण और शिक्षा के कारण जातिगत कठोरता कम हुई है। पहले के समय जातियों का आपके सामने महत्व अधिक हुआ करता था। लोग जातिगत भेदभाव देखने को मिलता था। जातियों के आधार पर वैवाहिक जीवन ही नहीं, आपके सामने लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना भी जातियों के आधार पर होता था। नीची जातियों के लोगों को अक्सर आपके सामने घर पे नहीं बैठने दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके पास भूमि भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन वक्त बदला। भारत में स्वतंत्रता के बाद में कुछ भूमि सुधार आंदोलन देखने को मिले और साथ के साथ जातियों के आपके सामने आरक्षण और कानूनी प्रबंध किए गए, जिससे जातियों का महत्व धीरे धीरे कम हुआ है। वर्ग क्या होते हैं? ग्रामीण समाज में वर्ग मुख्य रूप से भूमि का स्वामित्व होता है। मतलब ग्रामीण जीवन में क्या होता है? ग्रामीण जीवन में आपके सामने जो वर्ग होते हैं वो क्या होता है? जो जमीन होती है भूमि के स्वामित्व से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर तीन प्रमुख वर्ग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? तीन अलग अलग प्रकार के वर्ग देखने को मिलते हैं। भूस्वामी वर्ग, जहां पर स्वतंत्र किसान और भूमिहीन मजदूर रहते हैं। क्या होता है? आपके सामने दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक तो जिनके पास जमींदार, जिनको अपन क्या बोलते हैं? जमींदार, जिनके पास बहुत बड़ी जमीन देखने को मिलती है। दूसरे कैसे? जिनके पास भाई इतनी ज्यादा जमीन नहीं होती है, भूमिहीन किसान। कौन? भूमिहीन मजदूर।
कौन होते हैं? भूमिहीन मजदूरों को आपके सामने देखते हैं। तो वर्ग वही होते हैं जो आपके सामने ग्रामीण समाज का जो अलग अलग तबका होता है, भूमि के आधार पे आपके सामने दो तबके बनते हैं। एक तो भूस्वामी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, दूसरी भूमिहीन मजदूर जिनके पास इतनी ज्यादा बिल्कुल भी जमीन नहीं होती है। बदलाव की बात, समय के साथ क्या बदलाव हो रहा है भाई आपके सामने? जातियां और जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं और जो वर्ग संबंध होता है उनमें आपस में जो अलग अलग वर्ग बने होते हैं उनमें अब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल रहा है। नीची जातियों के लोग शिक्षा व सरकारी योजनाओं के माध्यम से उच्च व आर्थिक वर्ग में शामिल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? जो पहले जो जातियां निचले क्रम में आती थी, क्या पहले जो जातियां निचले क्रम में आती थी, अब वही लोग आपके सामने क्या शिक्षा और सरकारी योजनाओं, जो अलग अलग खुद शिक्षा प्राप्त करके और सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्या करें, धीरे धीरे अमीर होते जा रहे हैं और ऊंचे और आर्थिक वर्ग वाले जो लोग हैं उनमें शामिल होते जा रहे हैं। जिससे वर्ग आधारित जाति संरचना अब धीरे धीरे क्या है, क्लास आपके सामने बदल रही है। पहले कर्सी हुआ करती थी भाई आपके सामने सबसे बड़ा पैसे कमाने का तरीका, अब अलग अलग बहुत से तरीके हो गए, तो लोगों में क्लास वर्ग वो धीरे धीरे बदल रहा है और जातियों का भी महत्व कमजोर हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था, क्या आपके सामने पंचायती राज व्यवस्था के महत्व और व्यवस्थाओं के बारे में बताना है। क्या होती है पंचायती राज व्यवस्था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ग्रामीण स्वशासन है वो मजबूत हुआ। क्या होता है भाई आपके सामने 73वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है 1992 में, जिसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्या है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल आपके सामने जो दर्जा देने का काम किया गया, जिससे ग्रामीण जो जीवन है, जो लोगों का जो ग्रामीण जो स्वशासन है, कि लोग ग्रामीण परिवेश में भी क्या करने आए, शासन करने के लिए आए, आपके सामने वो चीज देखने को मिलती है। क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो पंचायती राज, लोगों को खुद के द्वारा राज करने का जो दर्जा वो भी देने के लिए 73वां संविधान संशोधन देखने को मिला। जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय संरचना है। कैसी संरचना है? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय संरचना कौन सी होती है? जहां पर आपके सामने अलग अलग भाग देखने को मिलते हैं। सबसे निचला भाग होता है ग्राम पंचायत स्तर पे। भाई अगर आप एक बात बताऊं, 3 भाग है ग्राम पंचायत पर, पंचायत समिति और जिला परिषद पर। ग्राम पंचायत में अब सरपंच के चुनाव होंगे तो पंचायत क्या बनाएगी? ग्राम पंचायतें बनाएगी। समझ में आ गया? पंचायत समिति क्या होती है? तहसील सुना होगा ना, तहसील का नाम सुना ना वो, और जिला स्तर पे तो आपके सामने जिला परिषद आपकी होती ही है। ग्राम पंचायत से आपके सामने चुनकर आता है कौन? ग्राम पंचायत पे कौन चुन के आता है भाई आपके सामने? सरपंच। पंचायत समिति से प्रधान चुनकर आता है और जिला परिषद पे आपके सामने मेयर वगैरह आपके सामने बैठते हैं, या एक प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। जिला प्रमुख होता है, यहां से जो प्रतिनिधित्व चुनता है उसको आपके सामने जिला प्रमुख, जिला परिषद से चुनने वाले जो चुना जाता है जनप्रतिनिधि, उसको जिला प्रमुख के नाम से जाना जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1973 में यही 3 बदलाव किए गए कि भारतीय ग्रामीण जीवन से भी जनप्रतिनिधित्व या लोगों का राजनीतिक जुड़ाव होना चाहिए। इसीलिए आपके सामने 3 प्रमुख स्तर बनाए गए। सबसे पहला ग्रामीण पंचायत का स्तर, जहां पे सरपंच चुनकर आता है। कौन? सरपंच चुनकर आता है। फिर आपके सामने पंचायत समिति पे आपके सामने जो प्रधान है उसका चुनाव होता है, और जिला परिषद पे किसका? आपके सामने जिला प्रमुख का उसका चुनाव होता है, और तीनों के तीनों है आपके सामने इनका इनडायरेक्टली चुनाव होता है। महत्व की बात करें, सत्ता का विकेंद्रीकरण, निर्णय लेने की क्षमता सीधे ग्रामीणों के हाथ में चली जाती है। मतलब अब सरपंच का चुनाव होंगे तो सीधे हर एक ग्रामीण स्तर पे लोग हैं वो अपने क्या करेंगे? प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। इसलिए ग्रामीण जीवन की जो समस्या है भाई, आपके गांव की समस्या है, वो हो सकता है एमएलए नहीं समझ पाए, क्योंकि बहुत बड़े आपके सामने बहुत से गांवों का वो प्रतिनिधित्व होता है, और एमपी तो उससे भी ज्यादा गांवों का होता है। लेकिन आपका गांव का सरपंच है वो 1 से 2 गांवों से मिलकर ग्राम पंचायत बन जाती है, तो उसी से लोकल आदमी जुड़ा हुआ होगा, तो उसके आपकी गांव की समस्याएं, क्या क्या लोगों की विकास कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित आपके सामने उसका जुड़ाव होता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है लोकतांत्रिक भागीदारी। गांव के लोग अपनी समस्याओं के लिए स्वयं योजनाएं बनाते हैं। इसका फायदा यह भी होगा कि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए उनके पास खुद के पास शक्ति आ गई, तो वो खुद उनका समाधान कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए आपके सामने आरक्षण 33% से बढ़ाकर कहीं पर क्या कर दिया गया? 50% तक आपके सामने आरक्षण देखने को मिला, और जिसका नेतृत्व क्या किया गया? आपके सामने महिला की गई। मतलब अगर
सरपंच के चुनाव होते हैं तो 3 सीटें आएंगी, उसमें से 1 सीट महिला की होगी। किसकी सीट होगी? महिला की। और कहीं कहीं पर तो 50% मतलब 2 में से 1 सीट आपके सामने महिला की देखने को मिलती है। ये रिजर्वेशन दिया गया है। कार्य क्या होते हैं? सड़कों का निर्माण करना, पेयजल व्यवस्था करना, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा का निगरानी करना, वो मनरेगा जैसी योजनाएं होते हैं उन सभी जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं होती है उनको धरातल पर लागू करने का काम किसका होता है? पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिनिधित्व का होता है। चलिए यूनिट नंबर 3 की बात करें, ग्रामीण समाज शास्त्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन की। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। हरित क्रांति के सामाजिक व आर्थिक परिणामों की विवेचना कीजिए। क्या होती है आपके सामने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होते हैं और उसके सामाजिक व आर्थिक परिणाम क्या हुए उसके बारे में भी बात करेंगे। 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीज, मतलब ऐसे बीज जिनसे आपके सामने ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो? उत्पादन कर सकते हो, ऐसे बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के प्रयोग से कृषि उत्पादकों में वृद्धि देखने को मिली। क्या हुआ? 1960 का दशक जैसे देखने को मिला तो उससे जो ज्यादा उच्च उपज वाले बीज है, हाई यील्डिंग वैरायटी वाले आपके सामने जो बीज होते हैं, उर्वरक होते हैं और सिंचाई का प्रयोग करके धीरे धीरे क्या होने लगा भाई? आपके सामने हरित क्रांति का आपके सामने भाई भारत में 1900 जब भारत आजाद हुआ ना, 1960 तक हम भारत है ना देश दूसरे देशों से अनाज खरीदता था और भारत की 70% से ज्यादा जनसंख्या आपके सामने कृषि करती थी। कितनी बड़ी विडंबना की बात है, भारत कितना बड़ा देश है, 70% ज्यादा जनसंख्या कृषि कर रही है, फिर भी हम दूसरे देशों से अनाज खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? हमारी कहीं ना कहीं तकनीक में कमी थी। तो उस समय मेक्सिको के अंदर हरित क्रांति आई थी। तो इसी चीज को आपके सामने स्वामीनाथन जी ने देखा और 1965 में हरित क्रांति भारत में भी लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य अच्छे उन्नत क्वालिटी के बीज, उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से क्या है? भारत में भी कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना। और उसी को क्या कहलाई? वही चीज क्या कहलाई? हरित क्रांति के नाम से उसी को जाना गया। किस नाम से जाना गया? इसी चीज को हरित क्रांति के नाम से जाना गया। क्या परिणाम? आर्थिक परिणाम। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता और किसानों की आय में भी वृद्धि देखने को मिली। क्या हुआ? जो भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन हम खुद नहीं कर पा रहे थे, दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे थे, वो खाद्यान्न उत्पादकों में धीरे धीरे क्या हुआ? आपके सामने हमारे आत्मनिर्भरता देखने को मिली। क्या हुई? हम आत्मनिर्भर हो गए, दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगभग खत्म हो गई। हम अपने स्तर पे आपके सामने क्या करने लगे? चीजों को कमाने लगे। और किसानों की जो आय है वो भी धीरे धीरे क्या होने लग गई भाई? बढ़ने लग गई। और कृषि का व्यवसायीकरण होने लग गया। कृषि का क्या हो गया? धीरे धीरे बिजनेस के रूप में लोगों ने समझना शुरू किया। सामाजिक परिणाम क्या? असमानता। इसके लाभ बड़े किसानों को ज्यादा मिला। देखो फायदा भी बहुत है। पंजाब, हरियाणा आपके सामने जो भारत खाद्यान्न रूप से आपके सामने क्या हुआ? एकदम आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन इसका लगभग फायदा बड़े किसानों को हुआ। क्यों? सरकार स्टार्टिंग में क्या किया भाई? बड़े किसानों के पास, जिनके पास जमीन ज्यादा थी, उनके पास पैसा था, वो अच्छे उर्वरक खरीद सकते थे, अच्छे बीजों को खरीद सकते थे और ज्यादा उत्पादन कर सकते थे। तो इससे अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई है वो और ज्यादा बढ़ी। क्षेत्रीय असंतुलन। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्र में अधिक विकसित हुए, बाकी पिछड़ गए। क्या हुआ? जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी वाले क्षेत्र है, जो गंगा के मैदान है, वहां पर उपजाऊ मिट्टी है, ज्यादा से ज्यादा फसलों का उत्पादन किया गया। और यूपी का पूर्वी क्षेत्र है, बिहार वाला क्षेत्र है, आपके सामने यहाँ पर आपके सामने इतना ध्यान नहीं दिया गया, तो बाकी क्षेत्र वो पिछड़ता हुआ चला गया। पारस्परिक संबंध। जजमानी प्रथाएं कमजोर हुई और मजदूर मालिकों के बीच में क्या हुआ? संविदात्मक संबंध बढ़े। क्या हुआ? धीरे धीरे जो पहले जो मजदूरों और जो किसानों के बीच में जो संबंध हुआ करते थे उनमें भी बदलाव देखने को मिला। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ग्रामीण जीवन में पलायन, माइग्रेशन और ऋणग्रस्तता, इनडेबिटनेस के कारणों के बारे में स्पष्ट कीजिए। क्या होता है जो ग्रामीण जीवन में माइग्रेशन कैसे देखने को मिलता है? क्या देखने को मिलता है? जो ग्रामीण जीवन होता है उसमें लोगों को माइग्रेशन कैसे देखने को मिलता है? ऋणग्रस्तता, लोग आपके सामने कैसे जो ऋण होता है उससे आपके सामने कैसे बंधे होते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए शुरू करते हैं। ऋणग्रस्तता क्या होती है? भारतीय किसानों के बारे में कहा जाता है वो कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं। मतलब भारतीय किसानों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि भारतीय किसान कर्जे के साथ ही जन्म लेता है और कर्जे के साथ ही मृत्यु हो जाती है। क्यों? इसके मुख्य कारण है खेती का मानसून पर निर्भर होना। भाई आज भी आपने बढ़िया बारिश हो जाए तो बढ़िया फसल हो जाए, और बारिश बढ़िया नहीं हो तो खेती बढ़िया को नहीं हो। समझ में आ गया?
इसीलिए हम अधिकतर मानसून पर निर्भर करते हैं। कभी कम बारिश हो जाती है, बेमौसम के समय बारिश हो जाती है, लावणी के टाइम बारिश हो जाती है ना, कभी होती नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, आपके सामने किसान को जितनी उत्पादन होना चाहिए, जितना मुनाफा उसको कमाना चाहिए, उतना वो मुनाफा नहीं कमा पाता है। खेत भी कैसे, उसके छोटे खेत हैं। कैसे खेत दिखाई देते हैं, छोटे खेत हैं। और सामाजिक उत्सव, शादी ब्याह में अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। क्या होता है, भारत में जो सामाजिक व्यवस्था बहुत खर्चीली हो गई आज के समय। पहले शादी ब्याह लाख 2 लाख में निपट जाती थी, फिर 5-6 लाख में, 10 लाख में, और आजकल तो 15 से 20 लाखों में आजकल शादी ब्याह का खर्चा बैठने लग गया है। महाजनों के ब्याज के जाल में फंसाकर, और पढ़े जो कि आम किसान होता है वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, तो जो व्यापारी वर्ग होता है उसको क्या कर देता है, कर्जे के जाल में फंसा देता है। और आपके सामने क्या कर देता है, आपके सामने ब्याज पर ब्याज लगाकर उसको फंसाता रहता है। उसका कभी ब्याज टूटता नहीं है, और अंत में उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। पलायन, गांवों से शहरों की तरफ पलायन क्यों देखने को मिलता है। पहला पॉइंट होता है आकर्षण टाइप कारक। आकर्षक टाइप क्या होता है, पुश फैक्टर। गांव में बेरोजगारी, गरीबी और जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है, जब किसान को लगता है कि उसको जितना मेहनत करता है उतना पैसा मैं नहीं कमा पा रहा हूं, तो वो लोग वहां से विस्थापित होकर कहां पर चले जाते हैं, शहरों की तरफ चले जाते हैं। वहां पर मजदूरी या फिर और कोई काम करना प्रेफर करते हैं। क्यों, क्योंकि गांव में एक तो बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा होती है, गरीबी बहुत होती है, क्योंकि जितना मजदूरी भी उनको अच्छे से नहीं मिल पाती, और जितना काम करते उतना मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। और जातिगत भेदभाव भी काफी लोगों को प्रभावित करता है, इसलिए वो अपने गांवों को छोड़कर शहरों की तरफ बढ़ते हैं। कर्षक कारक, पुल फैक्टर। शहरों में बेहतर रोजगार, क्या होता है आपके सामने जो पुल फैक्टर का कौन से वो कारण है जिसकी वजह से लोग शहरों में जा रहे हैं। शहरों में बेहतर रोजगार, क्या होता है आपके सामने जो शहर होते हैं वहां पे आपके सामने बहुत ही शानदार रोजगार मिल सकता है। क्या हो सकता है, आपको रोजगार के आपके सामने अच्छे मौके मिलते हैं। शिक्षा, किसका, जो शिक्षा है आपके सामने, एजुकेशन के आपके सामने खूब मौके होते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं और आधुनिक जीवन शैली से संबंधित आपके सामने जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भी आपके सामने, अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे स्कूल हैं, ये सब देखने को मिलता है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, ग्रामीण विकास और समकालीन मुद्दे। प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम मनरेगा व NRLM की उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो क्या होता है ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। पहला है मनरेगा। मनरेगा क्या है, आजकल तो जी राम जी कर दिया भाई इसको। हाँ, मनरेगा नहीं रही है आजकल, बता देता हूं आपको। दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी कृत रोजगार योजना है। गारंटी कृत क्या, भारत के संविधान के अंदर संविधान संशोधन करके हर नागरिक को रोजगार दिया जाएगा, इस चीज की गारंटी करके आपके सामने एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार को 100 दिन का अकुशल, मतलब आपके सामने चाहे आपके पास कोई कौशल हो या नहीं हो, आपको क्या किया जाएगा, रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। और कौन कराएगी, सरकार कराएगी, और वो पैसा डायरेक्ट आपके खातों में आता है। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति को बढ़ाया। इससे क्या आपके सामने जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों का जो पलायन बढ़ रहा था, उस पलायन को कम हुआ इससे। अगला है NRLM आजीविका। क्या होती है NRLM आजीविका, वो होती है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह SSG बनाना। मतलब इसमें आपको पता है भाई, ग्रामीण जीवन में क्या होता है, लोग अधिकतर क्या होता है 2 रुपए सैकड़ा पे ब्याज ली, ठीक है, मतलब ब्याज, बहुत अधिक ब्याज दरों से आपके सामने कोई व्यक्ति से ब्याज लिया जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, ब्याज पर ब्याज लगाकर, ब्याज से ब्याज लगाकर क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ा देते हैं, जिससे कोई व्यक्ति कभी भी अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। इसीलिए ग्रामीण महिलाओं को आपके सामने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जिसमें वो अपने कुछ पैसे को बचत करते हैं, वही पैसे एक दूसरे को ब्याज में भी दे देते हैं, और कोई अगर कार्य करना चाहती है तो वो भी कर देते हैं। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपके सामने सेल्फ हेल्प ग्रुपों की निर्माण किया गया। अगले वाला है PMJSY। PMJSY क्या होता है, ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने भारतीय ग्रामीणों को, गांवों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बाजार तक पहुंचाया। क्या हुआ, भारतीय ग्रामीण सड़क योजना, इसने क्या किया, गांवों को शहरों से जोड़कर क्या किया, अपनी जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने का काम किया है। चलिए आखिरी नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में पर्यावरणीय चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में बताइए। क्या होता है ग्रामीण भारत में कैसी पर्यावरण की चुनौतियां देखने को मिलती है, और जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव है।
जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावी ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ता है क्योंकि उनकी आजीविका सीधे प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या होता है, जलवायु का जो परिवर्तन होता है वो सबसे ज्यादा किसे प्रभावित करता है, ग्रामीण क्षेत्र का। क्यों, क्योंकि लोगों को जो आजीविका, लोगों का जो आपके सामने लेन देन या सबसे ज्यादा क्योंकि भाई कृषि पर निर्भर करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लोग। और कृषि किस चीज पर निर्भर करती है आपके सामने भाई, कृषि कब होती है, कृषि जब होती है जब अच्छी वर्षा होगी। समझ में आ गया आपको अच्छे से। कृषि पर संकट, बेमौसम बारिश, सूखा और बढ़ते तापमान से फसलों का चक्र बिगड़ रहा है जिससे खाद्य सुरक्षा पर खतरा है। क्या हो रहा है, समय कोई बिना मौसम की बरसात देखने को मिलती है। भारत में क्या होता है, बिना मौसम की अक्सर बरसात देखने को मिल रही है जिससे सूखा और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं वो बढ़ने लग गई हैं और फसलों का भी चक्कर बढ़ गया है। क्या हो गया है, जो फसल चक्कर है आपके सामने वो बिगड़ गया है। आज के समय अगर आप देखो, पहले सर्दियां 9 अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक जाती थी, आज के दिन जनवरी फरवरी 2 महीने तक की सर्दियां रहती। समझ में आ गया। तो जो फसलें आपके सामने जो सर्द फसलें हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है। जल संकट, भू जल स्तर का गिरना गांवों के लिए एक बड़ी समस्या है। हरित क्रांति की एक सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि लोगों ने बहुत ज्यादा भूजल का शोधन किया, जिससे क्या हुआ, भूजल स्तर गिर गया और आज के समय बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आ रहा है। स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन के कारण नई बीमारियां बढ़ रही हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो स्वास्थ्य ढांचा अभी भी कमजोर है। क्या आपके सामने कि समय के साथ क्या हो रहा है भाई, आपके सामने जो नई तकनीकों के साथ या फिर आपके सामने जो जलवायु में परिवर्तन के साथ अलग अलग की बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे कोरोना नई बीमारी निकल कर आई थी भाई आपके सामने, और लेकिन जो ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा वो आज भी वैसा का वैसा जर्जर व कमजोर है, ये नुकसान है। डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता, इन चुनौतियों से लड़ने के लिए किसानों को डिजिटल साक्षर बनाना है। तो अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से अगर अपन लड़ना चाहते हैं तो वहां के किसान है उनको डिजिटली साक्षर बनाना होगा। क्या करना पड़ेगा, डिजिटली एजुकेटेड बनना पड़ेगा जिससे वे मौसम की जानकारी प्राप्त कर सके और आधुनिक कृषि और तकनीकों को अपना सके। तो ये था बच्चों आपका जो पेपर होने वाला है पूरा का पूरा रूरल सोशियोलॉजी का। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।